G20 की लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। देश पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये कहना है मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से पूरे विश्व की नजर भारत पर है। G20 की मेजबानी को लेकर प्रदेश उत्साहित है। उन्होंने कहा कि हम संपन्न और समृद्ध मध्य प्रदेश के रूप में उभर रहे हैं। अवैध खनन को रोकने के उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में अवैध उत्खनन स्मार्ट बैरियर से रुकेगा। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त खजुराहो में है। इस वक्त हम मंदिर के प्रांगण में हैं। खजुराहो का नाम किसने नहीं सुना। इस खजुराहो के मंदिर को देखने केवल भारत से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली सब जगह से लोग आते हैं। और अब खजुराहो एक बार फिर से इसका नाम जो है इंटरनेशनल मैप पे आ रहा है, क्योंकि G20 की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी। चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ। देखिए, हम एक बहुत खूबसूरत जगह पे बैठे हुए हैं, मंदिर के प्रांगण में हैं। खजुराहो ऐसी इंटरनेशनल मैप में जाना जाता है, मतलब किसी परिचय का मोहताज खजुराहो नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से G20 की मीटिंग होने वाली, जिस तरह से यहाँ तैयारी चल रही है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। निश्चित रूप से, क्योंकि खजुराहो तो एक वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है और मैं ये मानता हूँ कि हमारा ये सौभाग्य है कि आज G20 की लीडरशिप हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लीडरशिप करने का मौका मिला है। आज हम विश्व शक्ति के रूप में आज देश उभर रहा है उनके नेतृत्व में, और आज उनकी लीडरशिप में जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उससे पूरा विश्व हमारे भारत की तरफ देखने लगा है कि जो भी भारत बोलता है या करता है उस पर पूरे विश्व की नज़र रहती है। और इसलिए कई मुश्किलों में, चाहे कोविड काल रहा हो या अन्य चीज़ें हों, उसमें निकल के आया है। और जब आज नेतृत्व कर रहा है G20 का देश, तो निश्चित रूप से उससे बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे आ गई हैं कि आज हमारे भारत के लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं और हमारे लोगों को गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा भारत देश उसका नेतृत्व कर रहा है। और उससे खासकर खुशी की बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में हमें 3 बैठकें उसकी G20 की मिली हैं। आज उसमें भोपाल भी है, इंदौर भी है और हमारे खजुराहो में किया है। खजुराहो में कल्चरल मीटिंग हमारी होने वाली है। मैं ये मानता हूँ कि ये हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। और जब कल्चरल जो हमारी धरोहर हैं हमें मिली हैं, आज निश्चित रूप से उनको प्रदर्शित करने का मौका है कि G20 जो मेंबर्स आने वाले हैं उनके बीच में यदि हम उसको प्रदर्शित करेंगे तो उनको एक वर्ल्ड फेम मिलेगा और हमारी विश्व की दुनिया में आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और बुंदेलखंड की भी पहचान मध्य प्रदेश के साथ बनेगी। खजुराहो में किस प्रकार की तैयारी, हालांकि हमने देखा है बहुत सारी यहाँ तैयारियां चल रही, लेकिन और भी किस तरह की तैयारियां? यहाँ पे हर तरह से प्रशासन भी चुस्त है। यहाँ के लोग भी बड़े उत्साहित हैं कि आज G20 के मेंबर्स हमारे खजुराहो में आने वाले हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इसके साथ ही हमारे पन्ना नेशनल पार्क में भी उनको जाना है, क्योंकि जहाँ पे टाइगर्स हमारे सबसे ज़्यादा साइटिंग हो रही है। और अब हमारे पन्ना नेशनल पार्क का नाम पूरे विश्व में हो रहा है, क्योंकि वहाँ बाहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर टाइगर्स की साइटिंग भी बहुत हो रही है। आज आप लोग भी यहाँ पे विज़िट किया है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे अलग एक उत्साह है। तो इसलिए एक वातावरण हमारा G20 को लेके बन रहा है। G20 को लेके वातावरण बन रहा है, लेकिन पिछले दिनों अगर हम कहें तो पन्ना नेशनल टाइगर बार बार जो है सुर्खियों में रहा कि जिस तरह से वहाँ पे टाइगर्स की संदिग्ध अवस्था में डेथ हुई, कई परिस्थितियाँ क्लियर नहीं हुई, हालांकि जांच समिति भी बैठी है, उसको लेकर आप कितनी चिंता कर रहे हैं? बेसिकली ये कुछ हमारे क्योंकि टाइगर्स की हमारे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी हो गई है और अब कॉलर टाइगर्स भी नहीं बचे, इसलिए वो सब घूम रहे हैं। और जनरली होता ये है कि बहुत से लोग अपने शिकार की दृष्टि से, छोटे छोटे जानवरों की दृष्टि से बहुत से लोग अपने उसको लाइट हाइट के तार लगा के वहाँ पे सोचते हैं, लेकिन वो दुर्भाग्य से हुआ कि वहाँ की टाइगर और लेपर्ड जैसी चीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई, जो निश्चित रूप से हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जब जिसको जहाँ पे टाइगर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लोग बाग देखने आ रहे हैं, इसलिए हमें टाइगर्स को बचाना चाहिए। तो अभी हमने खुद ही
सभी वहाँ के क्षेत्र के सरपंचों को बुला के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इवन हमारे कलेक्टर और सभी को बैठाल के हमने एक अवेयर करने का हमने एक उनको बोला था कि आज इस तरह से टाइगर्स को लेके जो शिकार हुए हैं उससे एक बदनामी होती है, कहीं ना कहीं हमारे नेशनल पार्क की भी बदनामी है, हम लोगों की भी बदनामी है, और इसलिए हमें इनको सबको संरक्षित करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के कारण आज हमारे पन्ना की पहचान बन रही है। और इसलिए पहले हम हीरा से जाने जाते थे, आज टाइगर्स को लेके हम लोग पहचान हम बना रहे हैं, इसलिए हम उस पर प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में हम ये सोच रहे हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है कि हम लोग भी एक राजनीति में आने के कारण, पॉलिटिकल प्रतिनिधि होने के कारण हम लोग भी अवेयर कर रहे हैं कि अब इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं ना हो। बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश जाना भी जाता है, टाइगर के कारण जाना जाता है, नेशनल पार्क के कारण जाना जाता है। सर, अभी ही प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ, जीआईएस हुआ, बहुत एक्टिवली मध्य प्रदेश सरकार ने पार्टिसिपेट किया, ब्रांडिंग की मध्य प्रदेश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी ब्रांडिंग की मध्य प्रदेश की, इंदौर की। किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला? निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि इतने बड़ी संख्या में जहाँ दो दो राष्ट्रपति आए हों, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में भारत के प्रवासी लोग आए हों, भारत से बाहर के लोग आए हों, और आज निवेश की जो 15 लाख करोड़ के ऊपर का निवेश की बात आई है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा कभी भी एक ग्लोबल मीट में या प्रवासी भाइयों के साथ इतना बड़ा हमारा एमओयू वगैरह कभी साइन नहीं हुए, और इसलिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ये सब संभव हो सका है, और माननीय प्रधानमंत्री जी आए और भी गौरव करने वाली बात रही है, राष्ट्रपति जी भी पहुंची, हमारे लिए निश्चित रूप से बड़ी गौरव की बात रही है। और इसलिए मैं मानता हूं कि एक हमें लगता है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल हमारा इंडस्ट्री को, उद्योग को लेके आया है, और जिसको हम बहुत जल्दी हम ये मानते हैं कि अब उद्योग के प्रति और रोज़गार, क्योंकि हमारे निश्चित रूप से उससे डेवलप होंगे, हम एक संपन्न और समृद्ध मध्य प्रदेश के रूप में हम भविष्य अपना देखते हैं। माइनिंग की बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट की, इसको लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज रहती है कि अवैध माइनिंग हो रही है मध्य प्रदेश में। का डिपार्टमेंट कितना सजग है इस बात को लेकर? मोस्टली मैंने जो अवैध उत्खनन की बात आई है वो जनरली सैंड को लेके, रेत को लेके आती है, और जब उस बात को हम करते हैं तो बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गए हैं या टर्मिनेट हो गए हैं, वहाँ पे हमारे जब कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता तो चोरियाँ चालू हो जाती हैं, और उसको छोटी मोटी जो चोरी है उसको रोकने के लिए हम प्रशासकीय रूप से जो भी कर सकते हैं उसको हम करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसको स्मार्टली हम और अच्छा कैसे इसको डेवलप कर सकें। हमने अभी 3-4 स्टेट, यूपी, कर्नाटका, और जहाँ पे हमारे और भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अवैध उत्खनन को काफ़ी रोक लगाई जा सकती है, उसमें भी अब हम काम करने लगे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में हम एक स्मार्ट बैरियर लगाएं, कोई भी यदि गाड़ी वहाँ से निकलती है तो यदि वो ओवरलोडेड है तो स्कैन हो जाए, या विदाउट टीपी है तो स्कैन हो जाए, और एक कंट्रोल रूम हम सेंट्रलाइज करें, या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे। उन सब चीज़ों पे हमने काम करने लगे हैं। हमारे बहुत से प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गए हैं, अब एप्लीकेशंस हमारी माइनिंग की हमारी ऑनलाइन आने लगी हैं, हमारी बिडिंग हमारे ओपनली हमारे ऑनलाइन होने लगी है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बहुत सी ट्रांसपेरेंसी अब माइनिंग के अंदर आ गई है। अब जहाँ तक अवैध उत्खनन की बात है उसको भी हम बहुत जल्दी कंट्रोल करके, जो छोटी मोटी होती हैं उसको कंट्रोल करके, और हम बहुत जल्दी ऐसा काम करने वाले हैं कि एक भी हमारा अवैध उत्खनन ना हो स्टेट के अंदर, उस पर भी हमारा काम हो रहा है। सर, राजनीति की थोड़ी बात करते हैं। इन दिनों बहुत चर्चा है कि कैबिनेट रीशफल हो सकता है, कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है, क्या कहेंगे आप? हालांकि मुझे मालूम है तो आपका आंसर बड़ा डिप्लोमेटिक रहेगा, लेकिन फिर भी। ये तो बेसिकली ये हमारा प्रोसीजर होता है, और ये नेतृत्व का सूझ होती है कि हमें कहाँ पे क्या एक्सपेंशन करना है, कहाँ पे क्या बदलाव करना है, और ये उनका जुडिक्शन है, और वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जिस तरह से परफॉर्मेंस की बात हो रही है, आप अपने आप को कैसा आंक रहे हैं? आपका आंकलन अपने बारे में क्या है? आप बताइए, जब हमने डिपार्टमेंट के अंदर आए थे तब हमारा जो टारगेट रेवेन्यू का था तो 4,000 करोड़ था। आज हम बढ़ के 3 साल के अंदर 8,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। आज हमें उसके लिए हमें सम्मानित भी किया गया, नेशनल लेवल पे हमें अवार्ड भी मिले हैं, मेजर और माइनर सेक्टर में फर्स्ट सेकंड अवार्ड हमें मिले हैं। हमें 3 करोड़ के आसपास 7 करोड़ रुपए हमें प्रोत्साहन के रूप में राशि मिली है। तो इससे तो आप खुद ही देख सकती हैं कि यदि हमने आज डबल अपना टारगेट पूरा किया है, 3 साल में हम 4,000 करोड़
इतने वर्षों के अंदर नहीं हम अचीव कर पाए थे, जिसको हमने डबल 3 साल के अंदर कर दिया है। तो हमारा माइनिंग सेक्टर का तो हमारा वैसे भी जो दिख रहा है वो अपने आप हमारा जो टारगेट है, जो हमारे आंकड़े हैं वो हमारे प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। जल्द चुनाव होने हैं और बीजेपी कहती है, बीजेपी का नेतृत्व तो सारे नेता कहते हैं कि हम लोग 24/7 चुनाव के लिए रेडी रहते हैं, हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस बहुत एग्रेसिव मूड में है, बहुत सारे चेंजेस कर रही है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार जो है सर्वे करा रहे हैं, काफ़ी एग्रेशन में रहते हैं, आप क्या कहेंगे? एग्रेशन में रहें या जो सर्वे कराएं या जो भी उनका काम है, लेकिन आपने एक बात निश्चित रूप से देखी होगी, कल ही उन्होंने जिला अध्यक्षों की घोषणा की। कुछ जिला अध्यक्ष उन्होंने घोषणा करने के बावजूद भी किसी को होल्ड कर दिया तो किसी को हटाने की बात करी। और आप ये देखते हैं, चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, चाहे संगठन की बात हो, चाहे सत्ता की बात हो, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की कोई वर्शिप नहीं है, वहाँ लीडरशिप की वर्शिप है। और जब लीडरशिप की वर्शिप होती है तो अलग अलग खेमे के लीडर्स हैं जिनको लेके ये लोग आगे अपने अपने नेता को मानते हुए चलते हैं। और जब किसी एक नेता के ज़्यादा लोग आने लगते हैं तो दूसरे नेता उसमें बगावत करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। और आप देखते हैं किसी भी उनके निर्णय में हरदम बिखराव होता है। अभी आपने रिसेंटली सदन के अंदर भी देखा होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उस समय नेता प्रतिपक्ष जब बात कर रहे थे तो आपने देखा होगा जिस दिन यह अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में था उस दिन हमारे सदन के अंदर माननीय कमलनाथ जी नहीं थे। और इसलिए इससे ये लगता है कि पता नहीं उनके मन से या बेमन से अविश्वास लाया गया था। आप जब हमारे नेता प्रतिपक्ष वहाँ बोलते हैं, किसी को रोकने की बात करते हैं तो पता चला है कि उनकी बात नहीं सुन के कोई और बोलने लगा है। तो इसलिए एक नेतृत्व को जो एक लीडरशिप को जो होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, वो हमें उसमें कहीं ना कहीं नहीं दिखता है, क्योंकि वो लीडरशिप वर्शिप को लेकर चलते हैं और अपने अपने नेताओं को मानते हैं, वो किसी एक नेता को नहीं मानते हैं। इसलिए उनकी टकराहट हरदम बनी रहती है और बनी रहेगी। जो गुटी राजनीति है वो कंट्रोल में नहीं है कांग्रेस में। और जिस तरह से कमलनाथ का एक बयान है जिस पे लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रिएक्ट किया, आपके भी वरिष्ठ सारे बीजेपी के मंत्रियों ने रिएक्ट किया, जब उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों को देख लूंगा, 8 महीने के बाद चुनाव है, हम जीतेंगे। और ये उनकी जो भाषा, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये हम लोग लगातार देखते आए हैं, चाहे वो 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें, जब वो सरकार में थे 15 महीने, तब भी, अभी भी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। आप देखिए, अभी भी आपने वचन पत्र देखा होगा, चुनाव के पहले वो कई ऐसी घोषणाएं करते हैं जिनकी वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं। और इसलिए जितनी भी घोषणाएं उन्होंने की थी, आज भी हमने 15-16 जो महीने उन्होंने जबकि सरकार रही, वो एक भी घोषणा को पूरी नहीं कर पाए। अब फिर से वही चीज़ वो बोलने लगे हैं। लेकिन अब ये झूठ जनता के सामने आ गया है और उसका आपने देखा होगा कि बाय इलेक्शन में उसको जनता ने रिस्पांस भी किया है और जवाब भी दिया है। और इसलिए इस तरह की चीज़ें वो करना और इस तरह से कोई बात करना, ये निश्चित रूप से उनका फ्रस्ट्रेशन है जो कि वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लंबे समय सत्ता में रहने के बाद जब सत्ता किसी से चली जाती है तो जो सत्ता में रहा व्यक्ति, जो उसने सुख भोगा है, वो जब वो सुख उसको नहीं दिखता है तो इस तरह से बातें वो निकलती हैं। कमलनाथ 2023 में कांग्रेस के डिक्लेयर्ड हैं कि फेस है, बीजेपी में कौन रहेगा, इसको लेके बहुत बात होती है। हमारे यहाँ पे नेतृत्व को लेके कभी बातें नहीं आती हैं। हमारे यहाँ पे एक संगठन के रूप में हम लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं और मैं मानता हूँ कि आज हमारा जहाँ तक नेतृत्व है, आज हम निश्चित रूप से माननीय मोदी जी हमारे केंद्र में हैं, जिनका चेहरा हमारे चल रहा है, और हमारे जो अभी तक हमारे प्रेजेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, उनको लेके आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कई बार एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है और बात होती है कि कोई नया चेहरा आ जाए, जैसे गुजरात के मॉडल की बहुत बात होने लगी है। गुजरात में इस बार जब चुनाव थे विधानसभा, तो उन्होंने बहुत सारे जो है पुराने फेसेस हटा के नए चेहरे ले आए और उनको लगता है ये कारण रहा कि वहाँ इतनी अच्छी जीत मिली। और यही अब मध्य प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि लगातार बीजेपी यहाँ पे जो है सत्ता में रही है। आप मानते हैं इस बात? ये यहाँ पे स्टेट टू स्टेट निर्भर रहता है, क्योंकि अभी आपने गुजरात में देखा होगा, मैं भी गुजरात इलेक्शन में गया था, वहाँ पे डेवलपमेंट को लेके आदमी इतना जागरूक है कि उसको जो काम सरकार के समय पे हुए हैं उसके अलावा वो सोचते भी नहीं हैं। तो इसलिए विकास कार्यों को लेके जो जनता ने अपना वोट दिया है, 53% का हम ऊपर गए हैं। तो ये बात, जो विकास मॉडल है हमारा भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ सरकारें होती हैं वहाँ विकास संभव होता है। और इसलिए आज उसी हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक लंबा विकास हुआ है
और लंबा डेवलपमेंट हुआ है। कभी 40, 50, 60 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो हमने इन अपने 15 वर्षों में, 16 वर्षों में हमने पूरा करके दिखाया है। तो इसलिए आज विकास को लेके हमारी सब चीज़ें हमारी निश्चित रूप से हर क्षेत्र में हुई हैं, और इसलिए हमें कोई ऐसी संभावनाएं नहीं लगती कि कभी विरोधी उस चीज़ को आके कि मैं हम आज आ जाएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास को मॉडल को लेके आगे बढ़ेगी, अपने नेतृत्व के साथ चलेगी, और हम भी 53%, 51% के ऊपर अपना वोट बैंक लाएंगे और हम यहाँ पे मेजॉरिटी लेंगे। एक सवाल जरूर, क्योंकि ये बात बहुत चलती है, सिंधिया गुट, महाराज गुट, शिवराज गुट, वीडी शर्मा गुट, मतलब सिंधिया के साथ जो मंत्री आए, जो विधायक आए, और आप लोग जो पुराने सारे नेता हैं, क्या इनके बीच में समन्वय हो गया है? आगे आने वाले समय में रहेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव है, टिकट किसको मिलेगा? क्या ये जो इम्पोर्टेड लीडर्स हैं जो आ गए हैं उनको मिलेगा, या जो पुराने आप लोग बीजेपी के इतने सालों से नेता हैं उनको मिलेगा? ये तो संगठन तय करता है, हमारा नेतृत्व तय करता है, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हम लोगों के बीच में नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी गुट नहीं है। हमारे यहाँ एक सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, और उस सामूहिक निर्णय के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो हमारा नेतृत्व निर्णय लेगा, जो सबको कबूल होगा। चलिए, जाते जाते स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं वो आम जनता में नीचे स्तर तक जाती हैं, और नीचे स्तर की चीज़ें हमारी ऊपर तक आती हैं। तो मैं जो भी हमारे इस चैनल से लोग जुड़े हुए हैं सभी को मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आज लगातार इस तरह के चैनलों में हमें जुड़ के जो समाज के बीच की बातें हैं उनको उजागर करना चाहिए। धन्यवाद। आपने स्वदेश न्यूज़ को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने हमसे G20 जो मीटिंग होने वाली है खजुराहो में उसको लेकर, और किस तरह से खजुराहो को इसका फ़ायदा होगा, और जो राजनीति में जो बातें हो रही हैं विकास को लेकर, चुनाव को लेकर, इन सब मुद्दों पे उन्होंने हमसे चर्चा की। खजुराहो से स्वदेश न्यूज़ के लिए कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाटिल।